हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी केमिस्ट्री। आज हमें देखना है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी कंपाउंड के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ लिया कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है। जैसे वाटर के लिए फॉर्मूला होता है H2O, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है CO2। ऐसे सबके लिए फॉर्मूले होते हैं ना। अब ये फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं वो चीज़ देखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला जैसे कोई भी कंपाउंड है, जैसे कोई भी कंपाउंड ले लिया, मैं एग्जांपल के लिए ले लेती हूँ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला आपने पता होगा ना। बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6, है ना। ये बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कि एक कंपाउंड में उसके एलिमेंट्स का रेशियो क्या है वो बताता है हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे कोई ये कंपाउंड है एक बेंजीन। ठीक है, तो इस कंपाउंड के अंदर इनके एलिमेंट्स का रेशियो क्या है वो बताएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला वो केमिकल फॉर्मूला है जो हमें रेशियो बताएगा, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं ना उनका रेशियो बताएगा। अब जैसे अगर मैं इसमें पूछूं एटम्स का रेशियो कितना है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो आप ऐसे बोलोगे ना कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CH। ठीक है, यानी कि वो सिर्फ रेशियो बताएगा। देखो अगर 6 कार्बन प्रेजेंट है ना तो हाइड्रोजन भी 6 ही प्रेजेंट होंगे। तो वैसे ही अगर 1 कार्बन प्रेजेंट है ना तो हाइड्रोजन भी 1 ही होगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये हमें ये नहीं बताएगा कि कितने कार्बन एटम्स हैं कितने हाइड्रोजन एटम हैं, ये सिर्फ उनका रेशियो बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है 1। अगर ये इस फॉर्मूले का मतलब है एम्पेरिकल फॉर्मूले का कि CH बोल रखा है ना कि अगर 1 कार्बन है ना तो 1 ही हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। अब जैसे सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, ग्लूकोज ले लो। ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता होगा। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। जो ये वाले फॉर्मूले मैं बता रही हूँ ना, ये मोलिकुलर फॉर्मूले हैं ना, आपने पढ़े होंगे। हर एक किसी कंपाउंड का एक मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। तो ये ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिर्फ हमें एटम्स का रेशियो बताएगा कि किस रेशियो में एटम्स प्रेजेंट है। तो मैं अगर ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करूँ ना तो क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा इसका CH2O। ठीक है, ये होगा ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला था, ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला हुआ CH2O। इसका क्या मतलब है कि अगर एक एटम्स कार्बन का प्रेजेंट है ना तो हाइड्रोजन के क्या होंगे, उसके डबल होंगे। अगर कार्बन का 1 है तो हाइड्रोजन के 2 होंगे। अगर कार्बन के 2 हैं तो हाइड्रोजन के 4 होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कार्बन का 1 है तो हाइड्रोजन का 2 है, उसका डबल। तो ऐसे अगर कार्बन का 6 हुआ ना तो हाइड्रोजन का कितना होगा, उसका डबल 12 होगा। अगर कार्बन 6 हुए ना तो हाइड्रोजन 12 होंगे, उसका डबल होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन उतने ही होंगे जितने कार्बन है। जैसे इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन कितनी है, 1 ही कार्बन है। ऑक्सीजन कितना है, 1 ही ऑक्सीजन है ना। कि जितने कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे। जैसे यहाँ पे 6 कार्बन है तो ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन भी 6 है। कार्बन और ऑक्सीजन सेम होंगे और हाइड्रोजन क्या है, उसके डबल है। तो फॉर्मूला क्या हो गया ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक है, अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, ये हुए एम्पेरिकल फॉर्मूले और ये हुए मोलिकुलर फॉर्मूले। समझ आ गई। अब मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट ट्रू फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल, जो हमें ट्रू फॉर्मूला बताता है। ठीक है, जैसे जो हमें पहले से ही पता है कि बेंजीन का इतना होता है, ग्लूकोज का इतना होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 होता है, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला HO हो जाएगा, है ना। वैसे ही, और ये हमें बताता है इट टेल्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कि एक्चुअल कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे हमें ये बताएगा। जैसे एक्चुअल में इसमें 6 कार्बन के एटम्स 6 होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स 12 होंगे और ऑक्सीजन के एटम्स होंगे 6। ठीक है, तो एक्चुअल में कितने एटम्स प्रेजेंट है ना मोलिकुलर फॉर्मूला हमें बताएगा। ठीक है, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला सिर्फ रेशियो बताएगा और मोलिकुलर फॉर्मूला हमें बताएगा कि रियल में कितने एटम्स प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में। अब रिलेशन होता है मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बीच में, कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, वैसे भी आपको पता ही n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। मोलिकुलर फॉर्मूला होगा n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे ये मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H6, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है CH, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो इसने बोला कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो n टाइम्स होगा एम्पेरिकल फॉर्मूले की।
यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूले की n टाइम्स होगा, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को मैं 6 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या आ जाएगा, यही नहीं आ जाएगा C6H6 मोलिकुलर फॉर्मूला। यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूले के n टाइम्स होता है, ठीक है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे बेंजीन के केस में n की वैल्यू 6 है, कि अगर मैं n की वैल्यू 6 रखती हूँ ना तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ये तो जनरल हुआ। अब n अगर आपको निकालना होगा ना न्यूमेरिकल्स में तो कैसे निकालोगे, n होता है मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास निकाल सकते हो, मोलिकुलर फॉर्मूले से निकलेगा। जैसे ये मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H6, तो मोलिकुलर मास कितना हुआ 6 × 12 + 6, है ना, मोलिकुलर मास निकल गया, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ CH हुआ, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो, कितना आएगा 12 + 1 13। तो मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो क्या करोगे आप, मोलिकुलर मास जितना भी यहाँ से सोल्व करके आएगा डिवाइडेड बाय 13, तो आपको मिल जाएगी n की वैल्यू, ठीक है। अब करनी है हमने कैलकुलेशन कि कैसे कैलकुलेट करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया फिर तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ ही सकता है आपका, n से मल्टीप्लाई करवा के n भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, टू कन्वर्ट मास परसेंट इनटू ग्राम्स। आपको ना मास परसेंट दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, कि 25% सोडियम है, ऐसा कुछ मास परसेंट दिया होगा। सबसे पहले मास परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। जो आपको परसेंटेज दी होगी ना वो लोगे आप, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास आपको पता होता है हर एक एलिमेंट का, तो उसको मोलर मास से डिवाइड करोगे तो वहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। थर्ड स्टेप में है टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। फिर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल करते हैं उसके बाद आपको क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक साल्ट गिव द फॉलोइंग परसेंटेज। एक सॉल्ट है जिसके अंदर परसेंटेज दे रखी है कि सोडियम की परसेंटेज 29.11% है, सल्फर की परसेंटेज 40.51% है एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज 30.38% है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे लिख लो एलिमेंट कौन कौन से दिए हैं, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट दे रखा है, सोडियम दे रखा है, सल्फर दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन। फिर उनकी परसेंटेज लिख लो, परसेंटेज क्या क्या प्रोवाइडेड है। सोडियम की परसेंटेज है 29.11%, सल्फर की परसेंटेज है 40.51% एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज है 30.38%, ठीक है। फिर उनका एटॉमिक मास लिख लो। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो आप उसके बाद मोल्स कैलकुलेट करोगे, है ना। मोल्स कैसे कैलकुलेट करती है, जो परसेंटेज आपको दे रखी है वो डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास ले रखा है डिवाइड में, क्योंकि एक ही एटम की बात कर रहे हैं, तो मोलर मास तो मोलिक्यूल के लिए होता है ना, एटम के लिए तो एटॉमिक मास ही होगा। तो यहाँ पे 29.11 डिवाइडेड बाय 23 निकल जाएंगे। वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या होगा 40 डिवाइडेड बाय 32 आ जाएगा, ठीक है। जो परसेंटेज आपको दे रखी है वो डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास, तो मोल्स निकल गए आपके ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि कन्वर्ट करो उसको सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में, है ना। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में कैसे कैलकुलेट करोगे, जो इनमें से सबसे कम वैल्यू होगी ना, जैसे 1.26 है, ये भी 1.26 है, ये 1.89 है, तो जो सबसे कम होगी ना उससे सबको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो सबसे कम वैल्यू होगी उससे सबको डिवाइड कर देंगे। सबसे कम कौन सी, अब यही है 1.266, तो 1.26 से सबको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1.266 से तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1.266 से तो 1 आ जाएगा, अब इसको डिवाइड करेंगे 1.266 से तो डिवाइड करके आपको मिलेगा 1.5, ठीक है। अब ऐसे पॉइंट में तो फॉर्मूला आपने देखा नहीं होगा, ऐसे फॉर्मूला देखा है कोई NaSO 1.5, ऐसे तो नहीं होता ना पॉइंट्स में फॉर्मूला तो आपको होल नंबर रेशियो में मिलता है, तो होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे इस रेशियो को। कैसे, मतलब आपको किसी ऐसी चीज़ से, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवानी है कि जो ये पॉइंट्स वगैरह खत्म हो जाए, सारे सिंपल होल नंबर रेशियो बन जाए, ठीक है। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, वो नंबर आपको खुद से चूज करना है। 2 से करवाते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसको 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आ जाएगा 3। तो ये क्या हो गया आपका होल नंबर रेशियो बन गया। अब फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला क्या होगा Na की लिए क्या वैल्यू आई है 2, तो Na2, S सल्फर के लिए भी 2 आई है तो S2
एंड ऑक्सीजन के लिए आई है 3, तो O3, Na2S2O3, ये आपका फॉर्मूला आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। इजी था, कुछ भी नहीं था। एक और क्वेश्चन करते हैं और समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की पिक क्लिक करके दे दूंगी, फिर आप वहाँ से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम वॉज हीटेड स्ट्रांगली इन एयर, द रिजल्टिंग ऑक्साइड वेटेड 2.806 ग्राम, डिटरमाइन मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना है, ठीक है। इसने बोला कि 2.38 ग्राम यूरेनियम को हीट किया है और क्या बना है, फिर ऑक्साइड बना है। जब यूरेनियम को हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो यूरेनियम का ऑक्साइड बनेगा, तो उसका वेट 2.806 है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ना आपको परसेंटेज पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, आपको परसेंटेज पता होगी तभी आप आगे एम्पिरिकल फॉर्मूला ड्राइव कर पाओगे। अब सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। कैसे करोगे, देखो ये बोलता है कि जब मैंने 2.38 ग्राम यूरेनियम को हीट किया है ना, तब इतना यूरेनियम ऑक्साइड बना है ना। तो जैसे आपको ये बोल देते हैं कि आपके ना 10 मार्क्स आए हैं टेस्ट में, कितने में से 50 में से आए हैं, तो आप कैसे निकालते हो परसेंटेज, 10 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, है ना। बस वैसे ही परसेंटेज यहाँ पे निकालनी है। तो यानी कि 2.806 ग्राम क्या है, यूरेनियम ऑक्साइड है, यानी कि इसके अंदर तो यूरेनियम भी है और ऑक्साइड, उसका यूरेनियम ऑक्साइड भी है, मतलब यूरेनियम और ऑक्साइड दोनों, ऑक्सीजन दोनों है ना इसमें यूरेनियम ऑक्साइड में। तो यानी कि अगर मैं यूरेनियम की परसेंटेज निकालूं, परसेंटेज ऑफ यूरेनियम निकालूं, तो क्या होगी 2.38 जितना यूरेनियम था डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि जिसमें यूरेनियम भी है और साथ में ऑक्साइड भी है। तो 2.38 डिवाइडेड बाई 2.806 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा यूरेनियम की परसेंटेज कितनी है। परसेंटेज ऑफ यूरेनियम मिल गया 84.82। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं पूछूं, तो जैसे मुझे पता है यूरेनियम ऑक्साइड में यूरेनियम है और ऑक्सीजन है, और तो कुछ है नहीं तीसरी चीज़। तो अगर मैं बोलती हूँ यूरेनियम जैसे टोटल 100 है, टोटल परसेंटेज 100 में से निकलती है, उसमें से 84.82 तो यूरेनियम है, जो बाकी बचा वो क्या हुआ, वो तो ऑक्सीजन हुई ना। टोटल 100 है, 100 में से 84.82 क्या है, यूरेनियम है, तो जो बाकी बचा वो क्या हुआ, ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं पूछूं तो क्या होगी, 100 में से माइनस कर दूंगी 84.82 को, 15.18 आ गई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ यूरेनियम आ गई, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ गई। जैसे यहाँ पे परसेंटेज दी थी यूरेनियम ऑक्सीजन, ऐसे ही रखोगे, सिंपली जैसे ये कैलकुलेशन थी वैसे कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। बस यहाँ पे परसेंटेज एक्स्ट्रा निकालनी थी। अब देखो यहाँ यूरेनियम ऑक्सीजन लिखिए, जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उनकी परसेंटेज 84.82 यूरेनियम की परसेंटेज निकाली है, 15.18 ऑक्सीजन की परसेंटेज है। फिर उनका एटॉमिक मास लिखो, यूरेनियम का एटॉमिक मास 238 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। उसके बाद क्या स्टेप होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, 84.82 डिवाइडेड बाई 238, जितनी उसकी परसेंटेज दे रखी है उसको डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से, है ना। तो 84.82 डिवाइडेड बाई 238, तो सोल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0.3562। उसके बाद सिमिलरली इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, 15.18 डिवाइडेड बाई 16, दैट इज सोल्व करके आएगा 0.94875, ये आ गया। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो के लिए मैंने क्या बताया, जो सबसे कम वैल्यू होगी उससे सबको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है इसमें से, 0.3562 है ना, तो 0.3562 से सबको डिवाइड करेंगे। तो जब 0.3562 को 0.3562 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 0.3562 से तो इसको डिवाइड करके आएगा 2.666, ठीक है। अब ये तो वही पॉइंट्स में रेशियो आया, तो आपको किस में चाहिए रेशियो, होल नंबर में चाहिए, है ना। तो होल नंबर में रेशियो करने के लिए किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई कराएंगे जिससे क्या बन जाए, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो वो 3 नंबर चूज़ हुआ, क्योंकि पहले ना करके देखो, जैसे आप 2 को चूज़ करके देखो तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, लेकिन इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी ना तभी भी कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर से वही प्रॉब्लम होगी। फिर मैंने नंबर चूज़ किया 3, मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी ना तो कंप्लीट नंबर आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो इसलिए 3 नंबर चूज़ किया। तो 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 की करवाएंगे तो 3 आया, और 2.666 की करवाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ गया आपका, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया। फॉर्मूला अगर मैं पूछूँ आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या हुआ, यूरेनियम 3 ऑक्सीजन 8, ठीक है। यूरेनियम के लिए 3 आया है और ऑक्सीजन के लिए 8 आया है, U3O8, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब तो ये तो हुआ एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में एम्पेरिकल फॉर्मूला ही कैलकुलेट करेंगे, जैसे अब बताया ना वैसे ही सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। जी मोलिकुलर मास कैलकुलेट करोगे ना, ये ध्यान रखना है मोलिकुलर फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला तो आपको बताना है क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला की कैलकुलेशन तो आपको करनी है ना। तो जो मोलिकुलर मास होगा ना, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको, ठीक है। तो वहाँ से मोलिकुलर मास पता चल जाएगा। फिर एन निकालते हैं। एन मैंने बताया था क्या होगा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। उसके बाद मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना तो क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला को मैं एन से, एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने निकाल लिया फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पे डी पार्ट में मैंने एन निकाल लिया, तो एन को एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो मेरे पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब इसका और न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे एटम्स, ठीक है, एलिमेंट्स जो भी प्रेजेंट हैं। सेम जो मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट किया था ना अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला, वैसे ही करेंगे। कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन की परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज लिखो दे रखी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है 4.07। उसके बाद कार्बन की परसेंटेज दे रखी है 24.27 एंड क्लोरीन की परसेंटेज दे रखी है 71.65, ठीक है। परसेंटेज निकल गई। उसके बाद क्या होता है, इनका एटॉमिक मास लिखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। एटॉमिक मास निकल गया। अब मोल्स निकालते हैं। मोल्स क्या होगा, 4.07 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ होगा 24.27 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ होगा 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5, ठीक है। जो परसेंटेज आपको दे रखी है उसको डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करके आपको वैल्यू मिलेगी 4.07, इसको करेंगे तो आएगा 2.02, इसको करेंगे तो आएगा 2.02। फिर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, ठीक है, यानी कि जो सबसे छोटी क्वांटिटी होगी ना उससे डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2.02, तो 2.02 से सबको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करते हैं 2.02 से, 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02। जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। अब इसको भी डिवाइड करते हैं 2.02 से, तो यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगी वैल्यू, और यहाँ भी 1 आएगी, ठीक है। अब होल नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही होल नंबर आ गया है ना। तो जब होल नंबर अगर पहले से आ जाए फिर कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, H2 है ना, हाइड्रोजन तो 2 है, कार्बन 1 है, Cl, इसको ऐसे लिखते हैं CH2Cl, ठीक है। पहले कार्बन को लिखा जाता है, CH2Cl आ गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। उसके बाद क्या स्टेप है, इन स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले बोला एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने पता कर लिया CH2Cl इस क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बताओ, तो यहाँ से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो इस एम्पेरिकल फॉर्मूले से इसका मास निकल जाएगा। कार्बन का कितना होता है 12 + 2 + 35.5, 49.5, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकल गया। अब इसने मोलर मास दे रखा है, मैंने बोला था ना मोलर मास क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी क्वेश्चन में जिससे आप मोलर मास पता कर सकते हो। तो यहाँ से मोलर मास है 98.96, तो एन निकल जाएगा। एन क्या होता है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास कितना है बता रखा है क्वेश्चन में, 98.96 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आया 49.5। तो ऐसे सोल्व करके वैल्यू आएगी आपकी 2, एन की वैल्यू आ गई 2। बस अब क्या, आप तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, एन इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन की वैल्यू 2 आई है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, एन की वैल्यू 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला आया था CH2Cl। अब 2 से मल्टीप्लाई करवा दो इनको, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2
H4Cl2, ठीक है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया आपका। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग से क्या मतलब है, जैसे क्या होता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में एक रिएक्टेंट होता है, फिर उससे एक प्रोडक्ट बनता है ना। तो बैलेंसिंग का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है ना, प्रोडक्ट साइड भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हों, ठीक है। वो होती है बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि जितने रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड होने चाहिए, ठीक है। यानी कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे दोनों साइड। तो अब देखते हैं इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब हम हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या क्या करेंगे, राइट डाउन द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद प्लस साइन एंड एरो बिटवीन रिएक्टेंट प्रोडक्ट। इनमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला वगैरह तो आपको ये रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको आना चाहिए कैसे करते हैं बैलेंस। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लोगे किसी भी केमिकल इक्वेशन का, जैसे यहाँ पे ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है, जो भी रिएक्शन होगी। उसके बाद जैसे दो एटम्स हो, जैसे C+O2 CO2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में प्लस साइन लिखेंगे और एरो लिखेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में। तो बेसिक्स हुआ बिल्कुल, ठीक है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बैलेंस करेंगे एटम्स को। सबसे पहले ना वो वाला एटम, वो वाला मोलिक्यूल नहीं, क्या बोलते हैं, एक मिनट रुको। हाँ, सबसे पहले बिगेस्ट फॉर्मूला चूज करेंगे, ठीक है, जो सबसे बड़ा फॉर्मूला होगा। तो बिगेस्ट, जैसे एग्जांपल लेके बता देती हूँ, Fe3O4 प्लस H2 कन्वर्ट इनटू Fe प्लस वाटर, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, Fe3O4 प्लस H2 Fe प्लस H2, इसको बैलेंस करना है। तो इसके लिए रूल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो भी गैस दी होगी ना, जैसे हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, जो भी डायटोमिक गैस दी होगी ना, उसको मोनोटोमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपको गैस दी होगी, जैसे हाइड्रोजन दी है, इसको सबसे पहले मोनोटोमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करोगे, Fe3O4 प्लस इसको सिंपल हाइड्रोजन लिख लो, ठीक है। मैंने रूल यहाँ पे लिखा है कि जो भी गैस वगैरह होंगी ना, उनको एटॉमिक फॉर्म में लिख लेंगे हम। एटॉमिक फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हम बिगेस्ट फॉर्मूला चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, चूज बिगेस्ट फॉर्मूला। सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा है, सबसे बिगेस्ट फॉर्मूला चूज करो, यही है ना, Fe3O4 है ना। बिगेस्ट फॉर्मूला चूज करके उसमें देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट, छोटे नंबर ऑफ, मतलब कम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं। अब इस बिगेस्ट फॉर्मूला में से सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, आयरन के है ना। आयरन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, तो फिर आयरन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग ऑर्डर क्या होगा, बैलेंसिंग ऑर्डर होगा, पहले हम आयरन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। जो बिगेस्ट फॉर्मूला में से सबसे कम एटम्स प्रेजेंट होंगे ना, सबसे पहले उनको बैलेंस करेंगे। उसके बाद फिर क्या बचा, ऑक्सीजन बचा, इसको बैलेंस करेंगे। उसके बाद क्या बचा इक्वेशन में, हाइड्रोजन बचा, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको पता नहीं चाहिए कि पहले आयरन को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं, अब बैलेंस कर दो। Fe3O4 प्लस Fe, सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, Fe को बैलेंस करो। यहाँ पे कितने Fe हैं, 3 Fe3, और यहाँ पे एक ही Fe है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 3 Fe हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आयरन को मैंने बैलेंस कर लिया, यहाँ पे भी 3 आयरन है, यहाँ पे भी 3 आयरन है, आयरन हो गया बैलेंस। अब करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ पे भी 4 करने पड़ेंगे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। नेक्स्ट स्टेप में कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे। Fe3O4 प्लस H3Fe प्लस मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकूं। अब यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, बस अब हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन कैसे करोगे, इसको लिख लो 4:2, 4 to 8 हाइड्रोजन हो गए ना, 3Fe, ये हो गई इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। मैं ऐसे नहीं करेंगे 8 हाइड्रोजन कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन किस में होती है,
एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती ना, गैस डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन, तो इसी वजह से H2 उससे 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस हो गई। ठीक है, ये सिंपल बैलेंसिंग थी, ऐसे आप बैलेंस करोगे। तो सबसे पहले अगर कोई गैस वगैरह दी होगी ना, उसको आप डायटोमिक फॉर्म से मोनोटोमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। उसके बाद सबसे बिगेस्ट फॉर्मूला चूज करोगे। सबसे बिगेस्ट फॉर्मूला चूज करके उसमें जो कम एटम्स होंगे ना, सबसे पहले उनको बैलेंस करेंगे। जैसे FeO है इसके अंदर, और Fe के 3 एटम्स और ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो पहले Fe को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर इक्वेशन में क्या बचा, हाइड्रोजन बचा, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस पता करनी है कि पहले किस चीज़ को बैलेंस करना है, उसके बाद बैलेंस आप इजीली कर सकते हो। अब इसको बैलेंस करते हैं। सेकेंड, ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, अब सेकेंड एग्जांपल में बैलेंस करना है Mc3N2 प्लस वाटर चेंजेस इनटू MgOH ट्वाइस प्लस NH3। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। अब सबसे पहले देखो कोई गैस वगैरह नहीं है ना, कोई गैस वगैरह नहीं है। अब सबसे बिगेस्ट फॉर्मूला चूज करो, चूज बिगेस्ट फॉर्मूला। बिगेस्ट फॉर्मूला चूज कर लिया मैंने। क्या है यहाँ से Mg3N2। ठीक है, अब सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे, जो बिगेस्ट फॉर्मूला में से सबसे कम एटम्स प्रेजेंट होंगे ना, उनको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग ऑर्डर क्या हुआ, बैलेंसिंग ऑर्डर हुआ, सबसे पहले आप नाइट्रोजन को बैलेंस करोगे। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम को बैलेंस करोगे। उसके बाद फिर क्या बचा, इसके अंदर तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम था, नाइट्रोजन को बैलेंस करोगे, मैग्नीशियम को बैलेंस करोगे, फिर वाटर में से आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। ठीक है, करते हैं हम बैलेंस। ठीक है, ऑर्डर पता कर लिया किस सीक्वेंस में बैलेंस करना है। अब बैलेंस करते हैं। ये वाली इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले आप किसको बैलेंस करोगे, नाइट्रोजन को करो, नाइट्रोजन को बैलेंस। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन हैं, 2 नाइट्रोजन हैं, और यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 1 ही नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। अब यहाँ भी 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन हो गए। अब यहाँ से नाइट्रोजन हो गई बैलेंस। अब करते हैं मैग्नीशियम को बैलेंस। मैग्नीशियम को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है, 3, और यहाँ पे कितना मैग्नीशियम है, 1। तो इसको बैलेंस करो। यहाँ पे 3 मैग्नीशियम है ना, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में मुझे 3 मैग्नीशियम चाहिए, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। 3 मैग्नीशियम हो गए। ठीक है, अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गई, मैग्नीशियम बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन देखो यहाँ कितनी है, यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, देखो ये ना जो आगे लिखा होता है ना नंबर, नीचे जो उसके सफिक्स में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन ये वाले, और 3 से इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएंगे, 6 हाइड्रोजन तो यहाँ है, प्लस यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 2 6 यहाँ पे हैं, तो कितने हो गए टोटल हाइड्रोजन 12। समझ आया टोटल हाइड्रोजन 12 कैसे हैं। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कितना है, 6 तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हुए हैं ना, और 6 यहाँ पे, 3 2 6 यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हुए, तो टोटल हाइड्रोजन हुए 12। तो यहाँ पे मुझे 12 हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन करने के लिए मुझे 6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। Mg3N2 मैं 6 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, तो कितने हो गए, 6 2 12 हाइड्रोजन हो गए ना, 12 ही चाहिए थे। 3 MgOH ट्वाइस प्लस 2 NH3। अब ऑक्सीजन देखो बैलेंस हुई या नहीं, ऑक्सीजन तो खुद ही बैलेंस हो गई। देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है ना, 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, ये देखो ये ब्रैकेट के ना ये जो 2 है ना, O और H दोनों का ट्वाइस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का ट्वाइस है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन है, तो इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं है। अब सेकंड मेथड है पार्शियल इक्वेशन मेथड। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक है। पार्शियल इक्वेशन मेथड में क्या करेंगे, द केमिकल रिएक्शन इज सपोज टू प्रोसीड इन 2 or more स्टेप्स। हम मानते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है ना, वो दो या दो से ज़्यादा स्टेप्स में होती है। ठीक है, तो जो भी केमिकल रिएक्शन होगी ना, उसके स्टेप्स बनाएंगे अलग से, कि उसके अंदर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको करवाऊंगी ना एग्जाम्पल, तब समझ आएगा। द स्केलेटन इक्वेशन इज बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। दीज इक्वेशन और पार्शियल इक्वेशन, जो
क्या करेंगे, केमिकल जैसे अलग अलग स्टेप बना लेंगे ना केमिकल रिएक्शन से, जो अलग अलग स्टेप होगा ना फिर उनको बैलेंस कर लेंगे अलग से हिट एंड ट्रायल मेथड से। जैसे अभी किया ना हिट एंड ट्रायल मेथड, उसी मेथड से हम अलग अलग स्टेप्स को बैलेंस कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, partial equation are multiplied by stable integers so as to cancel those intermediate product which do not occur in the final equation। कि जो मतलब ऐसे कुछ वहाँ पे ऐसे रिएजेंट या बीच में ऐसे कंपाउंड बनेंगे जो क्या होंगे आपको फाइनल इक्वेशन में नहीं मिल रहे हैं। तब क्या करोगे, किसी स्टेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा के उनको कैंसिल करवा दोगे वहीं पे, ठीक है। जैसे बीच में ना कहीं पे HCl बन रहा है और HCl आपको फाइनल रिजल्ट में नहीं मिल रहा है, तब क्या करोगे, बीच में जो भी वो पार्शियल इक्वेशन बनाएंगे ना तो वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे एक जगह 2 मॉलिक्यूल्स हैं HCl के, एक जगह 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको बैलेंस करके मल्टीप्लाई करवा के एक को 3 से एक को 2 से, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे वहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो भी हमने पार्शियल इक्वेशन बनाई है ना अलग अलग स्टेप की, उन सबको ऐड कर देंगे और आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा ये चीज़। एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसको बैलेंस करना है, NaOH प्लस Cl2 क्या दे रहा है, NaCl दे रहा है, NaClO3 दे रहा है और वाटर दे रहा है। इसको बैलेंस करना है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, NaOH प्लस Cl2 NaCl प्लस NaClO3 प्लस वाटर, यही कर लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो मान लो इसको ना अलग अलग से स्टेप में डिवाइड कर लो, जैसे बोला कि स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, क्लोरीन रिएक्ट करती है, सपोज किया कि क्लोरीन रिएक्ट करेगी वाटर के साथ और क्या बनेगा, HCl प्लस HClO, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ये HCl और HClO बनता है ना, तो NaOH रिएक्ट करता है इनके साथ, ठीक है। NaOH रिएक्ट करता है HCl के साथ, रिएक्ट करेगा NaOH, क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा और साथ में यहाँ से वाटर निकल जाएगा H2O, ठीक है। वैसे ही फिर जो NaOH है ना रिएक्शन में, वो रिएक्ट करेगा HClO के साथ, क्या बनेगा, यहाँ से NaClO बन जाएगा, प्लस में वाटर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से वाटर निकाल दो बस, H2O होता है ना वाटर चला गया, क्या बचा, NaCl प्लस वाटर, और यहाँ से NaClO प्लस यहाँ से वाटर चला गया, ठीक है। ये हो गई पार्शियल इक्वेशन आपकी। अब यहाँ से जो ये बना है ना NaClO, ये तो हमारे इसमें है ही नहीं रिएक्शन प्रोडक्ट में, तो क्या होता है, जो ये NaCl होता है ये फिर डिकम्पोज होता है, NaClO डिकम्पोज होगा और क्या बनेगा आपको, NaCl प्लस NaClO3, 3 मॉलिक्यूल्स इसके डिकम्पोज होंगे, बैलेंस कर लेना, ठीक है। जो आपको चाहिए ना वो मिलेगा इसके डिकम्पोज होने से। NaClO से बनेगा NaClO3 और NaCl, ठीक है। अब यहाँ देखो बैलेंस है इक्वेशन, यहाँ से देखो 3 सोडियम है, यहाँ पे देखो कितने सोडियम है, बैलेंस नहीं है ना, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे 3 सोडियम हो गए और यहाँ पे भी 2 सोडियम ये वाले, 1 सोडियम ये वाला, 3 सोडियम हो गए। यहाँ क्लोरीन देखो कितनी है, 3 क्लोरीन है, यहाँ देखो 2 क्लोरीन ये रहे और 1 क्लोरीन ये रहा, 3 क्लोरीन हो गए। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है, तो इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। अब मैं इक्वेशन को नाम दे देती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। अब एक रूल था कि ना किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा के जो चीज़ें कैंसिल हो सकती है ना उनको कैंसिल कर दो, है ना। तो अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड बना हुआ है HCl और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड है HCl, है ना। रिएक्टेंट में भी HCl पड़ा है, प्रोडक्ट में भी HCl पड़ा है, तो वो कैंसिल हो सकता है आपस में। अब यहाँ देखो रिएक्टेंट साइड है HClO और यहाँ प्रोडक्ट साइड है HClO, ये भी कैंसिल हो सकता है। जब मैं इन इक्वेशन को ऐड कराऊंगी तो HCl कैंसिल हो जाएगा, HClO कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ से देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में बना हुआ है NaClO, है ना, और यहाँ पे बने हुए यहाँ पे है 3 मोल्स ऑफ NaClO, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इसको,
और इसमें ऐड करेंगे तब क्या होगा, रिएक्टेंट में बनेंगे 3 NaClO और प्रोडक्ट में भी बनेंगे 3 NaClO और 3 NaClO से 3 NaClO कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट है ना उसमें NaClO तो है ही नहीं, इस वजह से मुझे ये कैंसिल करने पड़ेंगे। वैसे ही सिमिलरली HCl और इनको कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी और ऐड करूंगी 4th में, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विद 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे एंड एडिंग विद 4, ठीक है। 4 के साथ उसको ऐड करेंगे। करो अभी यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो क्या आएगा, 3Cl2 प्लस 3 वाटर, है ना। पहले मैं रिएक्टेंट लिख रही हूँ, फिर प्रोडक्ट लिखूंगी, ठीक है। प्लस 3 NaOH प्लस 3 HCl प्लस 3 NaOH प्लस 3 HClO, ठीक है। इन सबको 3 से मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया, 3Cl2 3 वाटर 3 NaOH 3 HCl 3 NaOH 3 HClO, ठीक है। और साथ में प्लस इनको तो 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, इसको सिंपली ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे 3 पहले से ही है, इसको सिंपली ऐड कर लो NaClO, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या होगा, इनको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 HCl प्लस 3 HClO प्लस 3 NaCl प्लस 3 वाटर प्लस 3 NaClO प्लस 3 वाटर प्लस में 4th इक्वेशन को ऐसे ही ऐड करेंगे, 2 NaCl प्लस NaClO3। अब यहाँ से जो चीज़ कैंसिल हो सकती थी वो कैंसिल कर दी मैंने, देखो वाटर से वाटर कैंसिल किया, 3 मोल्स ऑफ वाटर से 3 मोल्स ऑफ वाटर कैंसिल कर दिया, 3 HClO से 3 HClO कैंसिल कर दिया, HCl से HCl कैंसिल कर दिया, NaClO से NaClO कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर जो बचा वो लिख दो, क्या क्या बचा, यहाँ से बचा 3Cl2 प्लस NaOH बचे 3 और 3 ये 6 NaOH बचे, और तो कुछ नहीं बचा रिएक्टेंट में, यही चीज़ बची थी, है ना, बाकी सब कट गया था। प्रोडक्ट में देखो क्या बचा, NaCl 3 और 2 ये 5 NaCl बचा, प्लस ये बचा एक NaClO3 प्लस 3 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर बचे, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। इस इक्वेशन को बैलेंस करना था ना, ये ऐसे बैलेंस होगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्लोरीन को, NaOH को 6 से कराएंगे, इस NaCl को 5 से कराएंगे, यहाँ पे वाटर को 3 से कराएंगे, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते हो, सिंपली वाले जो पहले वाला मेथड किया था बैलेंस आप उसी से करोगे, बट आपको आना चाहिए ये वाला मेथड भी, ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला मेथड बताया है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही आप खुद ट्राई करके देखोगे। तो ये हुआ आपके बैलेंसिंग कैसे करोगे, उसके बाद आपका एक लेक्चर और लगेगा, फिर आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसमें हम स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट बचा है छोटा सा, वो देख लेंगे, उसके बाद आपकी यूनिट कंप्लीट है, ठीक है।